हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने एनसीईआरटी जो अपन जनरल साइंस पढ़े उसमें फिजिक्स के पार्ट 7, जिसमें आज अपन बात करेंगे मैटर के बारे में। पदार्थ के हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो क्या है, क्या उनकी स्टेज होती है, किस तरह से वो कार्य करते हैं, उन सब के बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। और क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, क्या उनके फीचर्स होते हैं। तो आप अपन बढ़ते हैं, इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आप जब तक वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे फ्रेंड्स तब तक अपन नहीं जान पाएंगे कि आपको कितना क्या कुछ नॉलेज दिया गया है और आप उसमें कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो अवश्य लाइक कीजिएगा और जितने भी न्यू स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वो विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं आप अपने चैप्टर की ओर और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं। तो जानते हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप होता है वो कैसा होता है। तो अपने को पता है कि जो हमारे जो एनवायरनमेंट है इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं और वो सारे पदार्थ जो किससे मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। और जो प्रत्येक कण होता है वो अत्यंत सूक्ष्म होता है, इसको अपन कई कण ऐसे होते हैं जिनको अपन अच्छे से देख नहीं पाते। इन्हीं कणों को परमाणु या अणु कहा जाता है। ओके, डेफिनेशन की बात करते इन चारों चीज़ों पर डेफिनेशन निकालेंगे कि पदार्थ क्या चीज़ होता है, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके। ज्ञानेंद्रिय मतलब हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं जिनको ज्ञानेंद्रिय, जिनको जो हमारे शरीर में किसी न किसी चीज़ का ज्ञान करवाती हैं। जैसे अपन बात करें, कान है, आँख है, नाक है, मुंह है, जिह्वा है, ये स्किन है, ये सारी क्या ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो हमें किसी न किसी वस्तु के बारे में ज्ञान करवाती है कि अमुक वस्तु कैसी होती है। तो ये कहा गया कि प्रत्येक वस्तु जिससे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके तथा जिनका द्रव्यमान होने के साथ साथ, यानी किसी ना कोई एक मास होने के साथ साथ वो किसी न किसी स्थान को घेरती हैं, और उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ या द्रव्य कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, अपन मैटर कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने तो इजी से डेफिनेशन आपको बताई है कि वह प्रत्येक वस्तु जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो और साथ में वो किसी न किसी स्थान को घेरती है, उसी को क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे समझ पाएंगे। अब अपन जानते हैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में। जो पदार्थ के कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो फ्रेंड मैंने अभी आपको बताया जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कई प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। अब कण मिलेंगे तो अपने को निश्चित पता है उनके बीच में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई गैप होगा, और वो गैप क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो कणों के मध्य क्या पाया जाता है, हमेशा रिक्त स्थान पाया जाता है। ओके, दूसरा अपन बात करें, ये जो कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, तो ये तो है नहीं कि वो कहीं जगह स्थिर रहेंगे, तो क्या करेंगे, एक दूसरे की ओर गति करेंगे। तो कणों के मध्य क्या हमेशा होती है, गति होती है। कण हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ओके, अर्थात इनके कण होती है, उनके बीच में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा प्रेजेंट होती है। ओके, दूसरी बात अपन बात करें, जो है अगर इनका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या क्या होता है, जो गतिज ऊर्जा होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ओके, और ये कण क्या होता है, हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने के साथ साथ इनके कणों के मध्य जो बल लगता है वो हमेशा कहाँ लगता है, उसके केंद्र की ओर लगता है। उनका जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ पे इनके कणों के मध्य जो बल लगता है हमेशा इनके केंद्र में लगता है। तो ओके फ्रेंड, तो मैंने आपको बताया कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, कण हमेशा एक दूसरे को निरंतर गतिशील रहते हैं। कणों में कौन सी ऊर्जा निहित होती है, गतिज ऊर्जा निहित होती है, और जो ही अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। और कण हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और कणों के मध्य जो बल लगता है हमेशा कहाँ लगता है, उसके केंद्र की ओर लगता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो है कण की जो स्टेज होती है क्या होती है। जो कण की स्टेज कौन कौन सी होती है, तो जो कण के पदार्थ होते हैं, कण के पदार्थ के प्रकार के बारे में जानिए। तो उनको पदार्थ में जो उपस्थित अवयव प्रेजेंट होते हैं उनके आधार पर कणों को विशेष प्रकार 2 प्रकार से बांटा जाता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, तो वो होते हैं, एक होता है प्योर और दूसरा होता है इम्प्योर। यानी कि पहला तो होता है शुद्ध पदार्थ जिसे अपन कहते हैं प्योर पदार्थ, और दूसरा होता है इम्प्योर मैटर, अशुद्ध पदार्थ। अब देखो नाम से स्पष्ट है, प्योर मैटर यानी कि वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के अवयव पाए जाते हैं कैसे कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सोना होता है, लोहा है, जल है,
ऑक्सीजन, ये सारे क्या होते हैं, प्योर मैटर होते हैं। इनमें इनके घटक के अलावा किसी प्रकार का कोई भी दूसरा मैटर इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, ऐसे बात करें इम्प्योर मैटर की, यानी कि अशुद्ध पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें खुद के घटक के साथ साथ अन्य प्रकार के भी घटक प्रेजेंट होते हैं, या वे पदार्थ जिनमें एक से अधिक प्रकार के अवयव मौजूद होते हैं या घटक मौजूद होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे मिट्टी होती है, अब अपने को पता है कि जो मिट्टी होती है उसमें विभिन्न प्रकार के और भी विभिन्न प्रकार के अवयव मिले हुए होते हैं, तो यानी कि कांच के टुकड़े, लोहे के टुकड़े, अन्य और भी कई प्रकार के पदार्थ उसके अंदर मिले होते हैं। इसीलिए जो मिट्टी होती है, इस तरह जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं, वायु है, ये सारे क्या होता है, इम्प्योर मैटर होते हैं। ओके फ्रेंड, बिल्कुल ईजी सा है फ्रेंड, एक बार रीड करेंगे आप अच्छे से समझ पाएंगे, तो आप समझ पाए होंगे। अब अपन जान लेते हैं पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज वर्तमान की बात करें, जो पहले पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई गई थी, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, उनकी भौतिक अवस्था आधाओं के बजाय तो 3 होती हैं। एक तो होती है ठोस सॉलिड स्टेज, दूसरी लिक्विड स्टेज और तीसरी गैस स्टेज होती है। ओके, आज वर्तमान की बात करें तो 2 और एक्स्ट्रा जोड़ी गई हैं, जो होती है, एक होती है प्लाज्मा होती है और दूसरी होती है बोस, यानी कि BEC इसे अपन कहते हैं। अब उनके बारे में अपन डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें सॉलिड स्टेज की, तो जो सॉलिड स्टेज होती है उसके बारे में जान लेते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें ठोस का जो आयतन होता है हमेशा निश्चित होता है और आकार हमेशा क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार तो क्या हो, अनिश्चित हो, सॉरी आकार तो निश्चित हो और आयतन कैसा होता है, अनिश्चित होता है। सॉरी माफी चाहता हूँ, इनके आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, हमेशा निश्चित होते हैं। ओके फ्रेंड, बात करूंगा घनत्व की, उनकी डेंसिटी की, तो डेंसिटी हमेशा कैसी होती है, अधिक होती है। बात करिए संपीड्य गुणांक की, तो उनका संपीड्यता होती है हमेशा नगण्य प्रवृत्ति की होती है। तो ऐसी अवस्था रखने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, ठोस पदार्थ कहलाते हैं, और इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, ठोस अवस्था कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया कि वे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, घनत्व अधिक होता है, संपीड्यता नगण्य होती है, तो उन्हें क्या कहता है, ठोस पदार्थ कहा जाता है। और पदार्थ की यही अवस्था क्या कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। ओके, ये जो ठोस पदार्थ होते हैं, इनके कणों के मध्य जो अंतराणु का आकर्षण बल होता है वो हमेशा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उच्च प्रवृत्ति का होता है। तथा इनकी विसरण की बात करें तो विसरण क्या होता है, हमेशा अत्यंत कम होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे एक नया शब्द है विसरण। तो विसरण क्या होता है, इनकी 2 या 2 से अधिक पदार्थों के कणों का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब ये तो है नहीं कि आए ऐसे ही मिल गए, क्या भी होगा, जब आपस में एक दूसरे की ओर मूव करेंगे। अब मूव कब करेंगे, अब इनके मध्य क्या होगा, रिक्त स्थान होगा। और ठोस के कणों के मध्य क्या होता है, हमेशा रिक्त स्थान होता है। उनके बीच में गतिज ऊर्जा होती है, वो एक दूसरे की ओर गति करेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट होंगे, मिल जाएंगे, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। तो ठोस के कणों के मध्य विसरण होता है वो क्या होता है, अत्यंत कम होता है। ओके, जैसे अपन बात करें जिसको लकड़ी का टुकड़ा है, पेन है, पेंसिल है, पत्थर है, ये सारे क्या आते हैं, सॉलिड स्टेज के अंतर्गत आते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट है द्रव्य अवस्था, लिक्विड फॉर्म जिसे अपन कहते हैं। तो यह पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसके अंतर्गत जो द्रव्य होता है, द्रव्य का आकार होता है वो हमेशा क्या होता है, अनिश्चित होता है, जबकि आयतन क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है। ओके, आकार तो कैसा होगा, अनिश्चित होगा, और आयतन कैसा होगा, निश्चित होता है। बात करें इसके संपीड्यता की, तो संपीड्यता हमेशा क्या होता है, बहुत ही कम होती है, और इसीलिए इसको क्या कहलाता है, द्रव्य पदार्थ कहते हैं। उनकी यही स्टेज क्या कहलाती है, द्रव्य अवस्था कहलाती है। बात करें इनके मध्य अंतराणु का आकर्षण बल की, तो इनके मध्य जो अंतराणु का आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम होता है, इनकी दुर्बल प्रवृत्ति का होता है। ओके, और द्रव्य के कणों में जो विसरण होता है वो गैस से क्या होता है, हमेशा कम होता है। द्रव्य में गैस से तो कम होता है, लेकिन ठोस से क्या होता है, अधिक होता है। जैसे अपन बात करें जो मिट्टी का तेल है, सरसों का तेल है, जल है, आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपन बात करें गैसीय स्टेज की, तो जो गैसीय स्टेज होती है वो क्या होती है, तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें गैस का आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। देखो सॉलिड में मैंने बताया कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव्य में मैंने बताया कि जो द्रव्य का होता है, द्रव्य का हमेशा जो आकार होता है वो तो क्या होता है,
अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब अपन ठोस गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है, ये आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित प्रवृत्ति के होते हैं। इनका जो डेंसिटी का मान होता है वो अत्यंत कम होता है, संपीड़ितता होती है वो इनमें सबसे ज्यादा होती है, अत्यधिक प्रवृत्ति की होती है। तो ऐसे इन्हें क्या कहता है, गैसीय पदार्थ कहा जाता है और यही अवस्था क्या कहलाती है, पदार्थ की गैसीय स्टेज कहलाती है। बात करें अंतराणु का आकर्षण बल की, तो जो गैसीय अवस्था होती है उनका जो अंतराणु का आकर्षण बल होता है वो हमेशा क्या होता है, एकदम नगण्य प्रवृत्ति का होता है, जबकि विचरण होता है वो अत्यधिक होता है। ओके, तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। अब इनमें कुछ स्पेशल जो फैक्ट हैं, स्मार्ट फैक्ट, उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो इनके कणों के मध्य जो दूरी होती है, इनके कणों के मध्य दूरी अत्यधिक दूरी होने के कारण इन्हें अधिक दाब लगाकर या फिर ताप कम करके एक दूसरे के समीप लाया जा सकता है और इनको द्रवित किया जा सकता है। जैसे अपन बात करें, अपन घरों में एलपीजी सिलेंडर्स यूज करते हैं, उनमें गैस भरी होती है। आपने देखा होगा कि सिलेंडर को हिलाते हो, हिलते हैं तो उसमें ऐसा लगता है इसके अंदर क्या भरा हो, पानी भरा हो। अब वो किस वजह से द्रवित किया जाता है, वो इसी तरह से किया जाता है कि इनके कणों के मध्य जो दूरी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ठीक है, तो इनको अधिक दाब लगाकर या फिर ताप को कम करके इनको कणों को क्या कहता है, पास पास में लाया जाता है और इसको गैस को क्या कहता है, एक लिक्विड फॉर्म में इसको चेंज किया जाता है, जिसको अपन घरों में एलपीजी सिलेंडर के रूप में या फिर बाद में जो सीएनजी गैस होती है जो पेट्रोल के रूप में यूज की जाती है। ओके, तो जो वाहनों में जो ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं वो अपन किसका यूज करते हैं, जो सीएनजी गैस होती है जिसका अपन यूज करते हैं, और एलपीजी गैस होती है उसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस अपन कहते हैं। तो इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है फ्रेंड। जो सीएनजी होती है उसकी फुल फॉर्म होती है संपीड़ित नेचुरल गैस, और एलपीजी होती है उसकी फुल होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। ओके, बात करें जल की, तो जल की 3 स्टेज होती हैं। एक होती है बर्फ, जल और जलवाष्प, जिसको अपन भाप भी कहते हैं, जिसके बारे में अपन आगे डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा अपन बात करें घनत्व क्या चीज़ होती है, तो सामान्यतः ठोस पदार्थों का घनत्व होता है वो द्रव्य पदार्थों की अपेक्षा हमेशा कम होता है, यानी कि द्रव्यों का अधिक होता है किसके बजाय, ठोस की बजाय। ओके, तो घनत्व किसे कहेंगे, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को ही क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, घनत्व बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। देखो नाम से स्पष्ट कि घनत्व, घन प्लस तत्व, यानी कि घन और अत्व, यानी कि तत्व यानी कि कोई भी तत्व है उसका द्रव्यमान, उसका मास और उसका प्रति इकाई आयतन दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, घनत्व का निर्माण करते हैं। तो क्या हो गया, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट है पदार्थों पर जो तापमान होता है उस तापमान का क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले अपन बात करें ठोस पदार्थ पर, तो जो ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ के ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या हमेशा बढ़ती जाती है, जिससे कणों में तीव्र गति क्या होता है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होने लगता है, और ये कण क्या करते हैं, नियत स्थान को छोड़कर स्वतंत्र रूप से गति करने लग जाते हैं। कब होता है, जब इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। अपने को पता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके कणों के मध्य क्या होगा, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, और वाइब्रेशन उत्पन्न होगा तो ये कण क्या होगा, अपने स्थान को छोड़कर दूसरी ओर फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। ओके, तो बात करें अपन गलनांक की, तो गलनांक वह अधिक से अधिक ताप होता है जिस पर कोई ना कोई ठोस पदार्थ द्रव्य से पिघलकर किस में बदलता है, द्रव्य अवस्था में बदल जाता है, उसको क्या कहा जाता है, गलनांक कहा जाता है। ओके, और किसी भी ठोस पदार्थ का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। यानी कि कोई भी अगर ठोस पदार्थ है उसके गलनांक पर बात करें तो उसका गलनांक हमेशा उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है उसकी शक्ति को प्रदर्शित करता है, उसके सामर्थ्य को प्रेजेंट करता है। ओके, इसी तरह अपन बात करें संगलन की, संगलन क्या चीज़ होती है, खुद जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की उपस्थिति के कारण जो कोई भी पदार्थ गलने की जो क्रिया होती है, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा पदार्थ क्या उतनी जल्दी गलेगा। तो कोई भी टेम्परेचर की उपस्थिति के कारण पदार्थ के गलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, संगलन कहा जाता है। ओके, अब बात करें अपन संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है। देखो प्रसुप्त यानी कि सोने वाली, प्रसुप्त, सुप्त का होता है सोना, ऊष्मा यानी कि एनर्जी। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस को, ध्यान से सुनना, वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस को उसके गलनांक पर, यानी कि उसका गलनांक क्या होता है, वह अधिक से अधिक तापमान जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ पिघल कर किस में बदल जाता है, द्रव्य में बदल जाता है। तो वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए, द्रव्य में
बदलने के लिए जितनी ज़्यादा उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहा जाता है, पदार्थ की संगलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ओके फ्रेंड, क्या कहेंगे, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द्रव्य स्टेज की। तो द्रव्य स्टेज में मैंने आपको बताएंगे कणों के मध्य क्या होती है, दूरी अत्यधिक होती है। ओके, तो द्रव्यों में ऊष्मीय ऊर्जा देने पर कण क्या होते हैं, अधिक तेजी से गति करने लगते हैं और ये कण आकर्षण बल की को छोड़कर स्वतंत्र रूप से फ्रीली होने लगता है। क्यों? क्योंकि कणों के मध्य जो दूरी होती है वो काफ़ी होती है, और काफ़ी होती है इसीलिए जो लिक्विड फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, तरल पदार्थ होता है, हमेशा उनमें बहने का गुण पाया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट है क्वथनांक। अब क्वथनांक क्या चीज़ होती है कि वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। और जो द्रव के कणों के मध्य जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है, जिग जैग गति होती है। जिग जैग यानी कि आपने नाम सुना होगा, जिग जैग कहने वाले इनके फ्रीली एकदम फास्टली मूव करने से टेढ़ी मेढ़ी गति करने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट है गैस स्टेज। तापमान की उपस्थिति से गैसों के कणों में अत्यधिक ऊर्जा आ जाती है और ये स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। जो गैस ऊर्जा अपने को बताया, गैस में तो अत्यधिक होती है, उनको इनके तापमान को बढ़ाकर या फिर बाद में इनको जो फ्रीली गति करवाकर क्या करते हैं, इनके कणों को पास में लाया जाता है, इनको किस में चेंज किया जाता है, द्रव्य अवस्था में चेंज किया जाता है। तो इनके कणों में जो अत्यधिक ऊर्जा आ जाती है किस वजह से, जब इनमें तापमान की उपस्थिति होती है, और इसी वजह से क्या करते हैं, फ्रीली विचरण करने लगते हैं, एक दूसरे की ओर गति करने लगते हैं और द्रव्य लिक्विड फॉर्म में इनको चेंज करके एलपीजी और सीएनजी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ओके, फिर बात करते हैं जो पदार्थ होते हैं उनकी स्टेज में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अब अपन बात करें जो जल होता है, जल के 3 स्टेज मैंने आपको बताई, एक बर्फ होता है, फिर होता है उसकी लिक्विड, उसकी ठोस फॉर्म होती है, फिर उसकी गैस फॉर्म होती है। ओके, तो पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है जो निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहले ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था से गैस अवस्था, फिर गैस अवस्था को वापस द्रव्य अवस्था में बदला जा सकता है और द्रव्य को किस में बदल सकते हैं, ठोस स्टेज में बदल सकते हैं। अब कैसे बदला जाता है, जैसे जो ठोस अवस्था में कौन हो गई, बर्फ हो गई। अब अपन बर्फ को जब पिघलाते हैं तो किस में बदलता है, पानी के अंदर चेंज हो जाता है। और जब इसको और अत्यधिक टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है, उसके टेम्परेचर को जितनी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे वो टेम्परेचर गर्म, उसको द्रव्य पदार्थ किस में बदलेगा, भाप में बदलेगा, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उस गैस को अपन वापस से किस में चेंज कर सकते हैं, द्रव्य स्टेज में चेंज कर सकते हैं। और द्रव्य को बिल्कुल उसका टेम्परेचर को बिल्कुल लो कर करके उसको किस में चेंज किया जा सकता है, बर्फ में ठोस अवस्था के अंतर्गत उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप इसको अच्छे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होती है, तो किसी पदार्थ के द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ध्यान से सुना, किसी पदार्थ के द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही ठोस अवस्था से गैस और वापस ठोस अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ओके फ्रेंड, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी पदार्थ के द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से गैस और वापस ठोस अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ओके फ्रेंड, तो जैसे अपन बात करें जब वायुमंडलीय दाब का माप अगर 1 एटमॉस्फेयर से हो तो जो ठोस CO2 अवस्था में आए बिना सीधे किस में चेंज हो जाती है, गैस अवस्था में चेंज हो जाती है, और उसी को क्या कहता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अपन बात करें पदार्थों पर दाब का परिवर्तन किस तरह से होता है, दाब का क्या इफेक्ट होता है। तो इसके बारे में अपन जाने तो पदार्थों पर जो दाब बढ़ने और ताप घटने पर गैस द्रव में बदल जाती है। कब दाब तो क्या होगा, बढ़ेगा, और तापमान क्या होगा, घटेगा। तापमान तो घटेगा, दाब बढ़ेगा, उस स्टेज में जो गैस होती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो मैंने भी आपको बताया कि शुष्क बर्फ क्या होती है कि जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो जो ठोस होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे में किस में चेंज हो जाती है, गैस अवस्था में बदल जाती है, और उसी को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करें वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की। तो जो नाम से स्पष्ट है, वाष्पीकरण कैसे होता है कि क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर, जो क्वथनांक से
कम टेम्परेचर पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। जैसे अपन कपड़े सुखाते हैं तो अपन कपड़ों को सुखाएंगे, क्या करते हैं? उनको फैलाकर सुखाते हैं, क्योंकि अपन इकट्ठा सुखाएंगे तो क्या होगा, उसमें वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होगी और कपड़ों को सूखने में क्या होगी? देरी होगी। ओके, और उनको फैलाकर सुखाते हैं तो कपड़े क्या होता है? जल्दी सूख जाते हैं। ओके, जैसे कहा जाता है ना कि गर्मी में सूती वस्त्र होते हैं वो क्यों पहनने चाहिए, ऐसे कहा जाता है ना कि या अपन कपड़ों को सुखाते हैं उनको फैलाकर या कि रस्सी के ऊपर क्यों सुखाया जाता है, तो वो सारे इसी के ऊपर के वाष्पीकरण के ऊपर डिपेंड करता है। तो तापमान में जितनी ज़्यादा वृद्धि होगी वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी? उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें आर्द्रता की। आर्द्रता क्या होती है? तो वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है वाष्पीकरण के कारण शीतलता किस तरह से आती है? तो वाष्पीकरण के दौरान जब कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, जब वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। अब ऊर्जा कम होगी तभी तो वाष्प बनेगी। तो उस स्थिति में अगर जो ऊर्जा कम होती है उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? जो द्रव के कण है वो अपने आसपास की ऊर्जा को क्या करते हैं? अवशोषित करने का कार्य करते हैं, उसको सोखने का कार्य करते हैं, और उससे क्या होती है? उसमें शीतलता आ जाती है। ओके, अब अपन बात करते हैं जो प्लाज्मा, जो पदार्थ की नेक्स्ट चीज वो कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है। तो इस अवस्था में जो कण होते हैं वो अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं और अत्यधिक उत्तेजित प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये कण जब आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब होती है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा उसमें भरा जाता है। ओके, तो प्लाज्मा के कारण ही जो सूर्य और तारों में क्या होती है? चमक उत्पन्न होती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखने हैं कि जो नियोन गैस, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, नियोन बल्ब होते हैं, उसमें क्या भरा जाता है? प्लाज्मा भरा जाता है। इसके अलावा जो सूर्य और तारों में चमक होती है किसके कारण होती है? प्लाज्मा के कारण होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अपन जान लेते हैं स्मार्ट फैक्ट के बारे में, जो अपन इसमें नहीं जाना तो इनको स्मार्ट फैक्ट के रूप में मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो सबसे पहला होता है कि जो जल का अणुसूत्र होता है HOH, तो उसके कोण का मान होता है वो हमेशा 104.5 डिग्री होता है। कितना होता है? जल के अणुसूत्र में कोण का मान कितना होता है? 104.5 डिग्री होता है। बर्फ का घनत्व होता है वो कितना होता है? 0.9340 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। तीसरा फैक्ट है जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? सर्वाधिक होता है। बर्फ का गलनांक होता है कितना होता है? 273.16 केल्विन होता है। बात करें एक वायुमंडलीय एक एटमॉस्फेयर का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 1.01 गुणा 10 की पावर 5 होता है। नेक्स्ट है कि जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर हमेशा क्या हो जाती है? घट जाती है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट है पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है वो क्या होती है? BEC होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, तो आप इसको अवश्य याद रखना कि जो पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है वो कौन सी होती है? BEC होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। अब अपन जाने तो कुछ ऐसे वैज्ञानिक कारण जो आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले अपन जैसे अपन बात करें कि जो गर्मी में सूती वस्त्र क्यों पहने जाते हैं। आपकी बात क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्मी में सूती वस्त्र क्यों पहने जाते हैं। तो क्यों पहने जाते हैं कि अपने को पता है कि अपनी शारीरिक प्रक्रिया के कारण हमें गर्मी में क्या आता है? अत्यधिक मात्रा में क्या आता है? पसीना आता है, और इस पसीने के कारण हमारे शरीर को क्या होता है? ठंडक महसूस होती है, शीतलता मिलती है। तो चूंकि सूती वस्त्रों में, जो सूती कपड़ों में जल का अवशोषण क्या होता है? अधिक होता है, और इसीलिए हमारा पसीना हमारे पसीने को ये क्या करते हैं? सोखने का कार्य करते हैं। और सोखने के कार्य कि सोख के आसानी से जो वायुमंडल होता है वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाता है। इसीलिए गर्मियों में हमें कैसे सूती वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। हमें गर्मियों में कैसे वस्त्र पहनना चाहिए? सूती वस्त्र पहनने चाहिए। ये कहा जाता है कभी भी काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। क्यों? जो काला कपड़ा होता है वो एब्जॉर्प्शन करने के बजाय क्या करता है? उसको वाष्पीकरण करने में उसको अवशोषण करता है, उसका उत्सर्जन करता है। ठीक है, यानी कि जो गर्मी होती है गर्मी क्या होता है? अवशोषित करता है, और अवशोषित करेगा तो हमारे शरीर को क्या होगा? अत्यधिक मात्रा में गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, और इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा कैसे वस्त्र? सूती वस्त्र ही पहनने चाहिए। ओके फ्रेंड, इस तरह नेक्स्ट अपन बात करें तो जैसे अपन गर्मी या गर्म और शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा कैसे होता है? अब वो भी इसी वजह से होता है कि जो गर्म शुष्क दिनों में जो वायुमंडल में जलवाष्प होती है वो क्या होती है? कम होती है, और जिसके कारण उस जलवाष्प की कमी के कारण ही क्या होता है कि जो फैक्ट होता है वो क्या होता है? उसके एक निश्चित पार्ट होता है। किसका पार्ट है?
कि जो उसके कारण जो वाष्पीकरण की दर क्या होती है वो हमेशा बढ़ जाती है। अब जब वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तो कूलर, अब जब कूलर चलता है तो उस स्थिति में उसमें क्या होता है, पानी को अपन उसमें कहते हैं पानी भरते हैं, ठीक है। जब कूलर चलेगा क्या भरेंगे, उसमें पानी भरते हैं। अब पानी क्या करते हैं, अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा आसपास के वातावरण से ले लेता है, अपने वाष्पीकरण की ऊर्जा क्या से लेगा, आसपास के वातावरण से लेगा और तेजी से वाष्पित होने लग जाता। कौन, पानी जो अपन इस कूलर के अंदर भरा है। तो इस वाष्पीकरण की किरण की जो वाष्पीकरण की जो वेपोराइजेशन की क्रिया होती है, उस क्रिया के कारण ही जो कूलर होता है वो हमेशा ठंडी हवा प्रदान करता है। ओके फ्रेंड, आई होप सो फ्रेंड आप इसको भी समझ पाए होंगे। ऐसे अपन बात करें गर्मियों के दिनों में जो घड़े होते हैं, मटके होते हैं, उनमें ठंडा जल क्यों रहता है, वो भी किसके कारण, वेपोराइजेशन के कारण, वाष्पीकरण के कारण ही ठंडा रहता है। ओके फ्रेंड, तो ये कुछ स्पेशल फैक्ट है जिनको आप अच्छे समझ पाए होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अवश्य बताएं। और आपकी किसी भी फैक्ट के बारे में कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य मैसेज पिन करें, या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं उन पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आपकी कोई भी क्वेरी रहती है वो भी मुझे बताना। और जितने भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कंटेंट को अवश्य लाइक कीजिएगा विद बेल आइकन बटन। जितने भी न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को अच्छे से गेन कर सकें। तो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।